नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन देते हैं तो जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति का नाम या एक केस का नाम बहुत कई बार आता है, वो है केशव नंदा भारती केस। इस नाम से आता है केशव नंदा भारती केस 1973 वाला। ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार सवाल आता ही रहता है, प्री हो या मेंस हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर उसको वैसा देखा जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम हो चाहे हमारे जुडिशल सिस्टम हो, उसके लिए ये बहुत ही एक लैंडमार्क केस रहा है। अभी केस क्या था और इस केस ने क्या क्या बदल दिया, ये तो हम इस वीडियो में देखेंगे ही, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो है। आज तक हमने सिर्फ केशव नंदा भारती केस के बारे में सिर्फ एक तरह से रटा होगा, लेकिन वो केस एग्जैक्टली था क्या, वो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, केशव नंदा भारती केस वाले जो केशव नंदा भारती थे, उनका अभी कल देहांत हुआ है। ये केरल के रहने वाले थे और इदनीर मठ जो कि एक केसरगौंड इलाके में है, वहाँ पर ये एक मठ प्रमुख थे। 1961 से ही मठ प्रमुख थे। अपनी 18 साल की उम्र में ये वहाँ पे मठ प्रमुख बन गए थे। और जब वो मठ प्रमुख थे उसी बात ये केस आता है। अब ये केस क्यों आया था, इसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बट दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी दोस्तों कर रहे हैं और कुछ नहीं आता आपको, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन 9 मंथ्स का एक ऑनलाइन कोर्स आपको दे रहे हैं, जिसमें पहले हम आपको मेंस पढ़ाएंगे, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, आपको मेंस के नोट्स तैयार करवाएंगे, एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, उसके अंदर साथ में करंट अफेयर्स जो प्री और मेंस दोनों वाला होगा, और एडवांस कोर्सेज बाद में देंगे। ठीक है, तो प्री और मेंस का पूरा एक 9 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ टेस्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको पूरा तैयार कराया जाएगा। अगर आपका बिल्कुल जीरो लेवल पे कुछ नहीं आता है, तभी इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। फीस 9 महीने की फीस जो है मात्र 2,999 रुपये है, एक ही बार पे करनी है आपको। और इंटरेस्टेड तो आप 8317040152 कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी बातें फ़ोन पर हो जाएंगी, अभी यहाँ सुनते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात समझिए, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय यहाँ पर जागीरदारी सिस्टम था। ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में ही ज़मीन थी, बाकी लोग वहाँ पर सिर्फ किसानी करते थे, या एक लैंडलेस फार्मर, एक बड़ा था लैंडलेस फार्मर थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, बट वो खेती किसी और खेती करते थे। लेकिन जब विनोबा भावे आए और उन्होंने कहा कि भूदान एक मूवमेंट स्टार्ट किया कि जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है वो अपनी ज़मीन पब्लिक को डोनेट कर दें, जिससे कि बाकी लोग उस ज़मीन पे आ जाएं और वो खेती कर सकें, जिससे उनका जीवन स्तर उठ सके। देखिए, उस समय ज़मीन के सिवा कोई और इतना सेक्टर मजबूत था नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही चलता था। आज तो चलिए बहुत कुछ है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें भी आईटी है और 50 तरह की चीज़ें हैं, बट 1940s में 50s में कुछ नहीं था, सिर्फ एग्रीकल्चर था। और एग्रीकल्चर में भी कुछ लोगों के पास ही ज़मीन थी, बाकी लोग सिर्फ वहाँ पर किसानी करते थे, खेती करते थे, मजदूर की तरह काम करते थे। तो अगर सबका जीवन स्तर उठाना है तो सबके पास ज़मीन होना जरूरी थी। अब ज़मीन तो लिमिटेड है, तो भैया जब तक आप दान नहीं करेंगे तब तक आप होगा नहीं। अच्छा, इंडिया के साथ कहानी क्या है कि हमारे देश में ज़मीन जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी कि लोगों के पास प्रॉपर्टी है, लोगों ने खरीद रखी है, सरकार के पास प्रॉपर्टी नहीं। कई कम्युनिस्ट कंट्री से, चाइना हो गया, रशिया हो गया, वहाँ पर क्या सरकार के पास ज़मीन होती है, और फिर वो चाहे तो अगर उन्हें फैसला कर लिया तो ज़मीन बांट देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, उनके लिए बहुत ईजी होता है। लेकिन इंडिया में लोगों के पास ज़मीन है, प्राइवेट हैंड पे ज़मीन है, तो अगर कुछ भी करना होगा तो यहाँ पर बाकायदा उनसे डील करनी पड़ती है। कभी कभी तो कुछ कानून बनाने पड़ते हैं, कभी कभी तो मान मलौवल या पैसा देके ही कर लिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको को थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करनी पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि लोग ज़मीन देते नहीं हैं। ऐसे ही कुछ जब चल रहा था 1963-64 में केरल में हुआ, और केरल में एक केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1969 पास हुआ। ठीक है, केरल में एक केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1969 पास हुआ 1970 के आसपास। और उसमें क्या किया कि बहुत सारी ज़मीन जो कि एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी उसको उन्होंने सीज़ कर लिया, यानी कि अपने पास रख लिया, जिसके कारण जो मठ था उसने अपनी ज़मीन को खो दिया। अब मठ का ज़मीन खोने का मतलब है कि उनके पास जो रेवेन्यू का साधन था वो ख़त्म हो गया, या जो रेवेन्यू आता था जिससे चैरिटी कर सकते थे वो भी ख़त्म हो गया। तो इससे बहुत ज़्यादा समस्या आ गई। उस समय उस मठ के हेड थे, वो थे केशव नंदा भारती। उन्होंने केस फाइल कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि 1961 से ही वो उस मठ के हेड बन चुके थे, तो 1970 में उन्होंने एक केस फाइल कर दिया, जिसमें उन्होंने कुछ बातें उठाई। ठीक है, क्योंकि उनकी ज़मीन लॉस, उनके मठ की ज़मीन लॉस हो गई थी और केरल सरकार ने ले ली थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और उन्होंने बोला कि देखिए साहब, जो आपने ज़मीन ली है उसमें कई चीज़ों का हनन हुआ है। जैसे कि आर्टिकल 25 का हनन हुआ है। जो आर्टिकल 25 क्या कहता है, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, यानी कि अपने धर्म को आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको फैला सकते हैं। आर्टिकल 25
ये केशवानंदा भारती कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो केरल सरकार ने ज़मीन ली है वो कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है, ठीक है। और कौन कौन सी बातें उठाई उन्होंने, जैसे आर्टिकल 25 का हनन उन्होंने कहा कि किया गया है। आर्टिकल 26 का जिस क्या है, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि जैसे कि आपने कोई मंदिर बना दिया या मस्जिद बना दिया, गुरुद्वारा, तो उसका जो मैनेजमेंट देखना है तो वो आर्टिकल 26 में कहा गया है। तो केशवानंद भारती कहते हैं कि आर्टिकल 26 का भी हनन हुआ है जिसमें कहा गया राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है। आर्टिकल 14 का भी हनन किया गया है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(f) का भी हनन किया जिसमें कहता है फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, यानी कोई भी ज़मीन खरीदने के हक जो होता है ये आपके आर्टिकल 19(1)(f) में कहा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो ज़मीन ले सकते हैं तो उसका फंडामेंटल राइट से ज़मीन खरीद सकना है, प्रॉपर्टी खरीदने का, ठीक है। तो केशवानंद भारती बोलते हैं कि साहब जो केरल ने अपना कानून बनाया है, केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट, वो इतना गलत है कि उसमें कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 31 का हनन होता है। तो इस एक्ट को ख़त्म किया जाए, ये केशवानंद भारती ने केस ने किया गया, ठीक है। अब जब ये मुद्दा आया तो लगभग इसमें समझिए कि 13 लोगों ने 13 जज बैठे, मतलब केस सुना होगा आपने, एक जज बैठता है, दो जज बैठते हैं, लेकिन ये संविधान के फंडामेंटल राइट्स का बहुत एक मैटर था। इसमें अभी बताएंगे कि आपको क्या क्या ये क्यों इतना मैटर इंपॉर्टेंट था। इसमें 13 जज बैठे, जो कि रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी केस में 13 जज नहीं बैठे हुए। अयोध्या वाला मसला भी हुआ था, उसमें भी 7 बैठे थे, ठीक है। तो 13 जज इसमें बैठे गए। उसके बाद ये जो चला वो लगभग 68 डेज़ चला, 68 डेज़ लगातार 6 महीने के दौर में इसमें सुनवाई होती रही, लोग अपना पक्ष विपक्ष देते रहे, करते रहे। उसके बाद लगभग 11 जजमेंट आए इसके अंदर, अलग अलग जजमेंट्स आए हैं। और इसमें भी जज थे, अब भाई 13 जज हैं, जरूरी नहीं कि हर बात को एग्री करते हो, तो कभी वोटिंग होती थी, कभी वो एक ही मुद्दे पर मान जाते थे, ठीक है। लेकिन काफ़ी उठक पटक इसके अंदर हुई, 13 जजों ने काफ़ी अपनी माथापच्ची की। और इसी केस के अंदर आप देखोगे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड आता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उसका मेंशन यहाँ पर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो जब ये केस ख़त्म हुआ, जब लिख रहे थे, तो जस्टिस HR खन्ना साहब ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है, प्री हो मेंस हो, आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, वो समझाएंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें केशवानंदा भारती केस में स्टार्ट हो गई इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि भाई केस था क्या। ठीक, आप लैंड की बात कर रहे हो कि भाई चले गए केशवानंदा जी, चले गए, उनकी मठ की ज़मीन ले ली थी और इसलिए वो चले गए थे केस सुप्रीम कोर्ट करने। लेकिन ये केस ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ज़मीन का मैटर था, असल में उससे गहरी बात था, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। तभी 13 जज बैठे हैं इसके अंदर, तभी 13 सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं, क्योंकि मैटर जो था उसके अंदर था कि पार्लियामेंट के पास पावर कितनी है संविधान को संशोधित करने की। पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है कि वो संविधान के अंदर संशोधन कर सके, इस मुद्दे पर ये बात उठाई गई, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि इससे पहले जो 1973 में जो केशवानंदा भारती केस है, उससे पहले 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एग्जाम में कई बार आता है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं कर सकती। 1967 में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस में ये बोला गया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अब यहाँ मैटर आ रहा है कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है भाई कि अमेंडमेंट कर दे। क्या वो कुछ भी कर सकती है, वो क्या फंडामेंटल राइट्स में भी हनन ऊपर नीचे कर सकती है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर सकती है। तो ये सब बातें इस केस में डिस्कस की जा रही थी इसके अंदर, क्योंकि 1967 में ऑलरेडी केस हो चुका था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भाई पार्लियामेंट जो है वो सब कुछ कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को हनन नहीं कर सकती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बोली गई कि ये तो चलो ठीक हो गया कि पार्लियामेंट कितना संशोधन करेगी। दूसरा ये भी बोला गया कि भाई ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात तो चलो हो गई है, लेकिन जो बाकी राइट्स हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह है, उसमें भी क्या वो फंडामेंटल राइट्स से हटा सकते हैं, उसको क्या रिमूव कर सकते हैं इस केस में क्योंकि आपको पता आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता था, तो उसको क्या फंडामेंटल राइट से हटाया जा सकता है इसके अंदर। और तीसरा क्या था कि क्या पार्लियामेंट किसी भी संशोधन, किसी भी संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन करेगी तो क्या उसको कोर्ट में रिव्यू नहीं करना सही रहेगा,
क्या ऐसा चीज़ सही है कि पार्लियामेंट ने किसी संविधान के पार्ट को संशोधन किया और उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू ना करने दिया गया? क्या ये ऐसा संभव है? ये सब मैटर पे बात हो रही थी। असल में मुद्दा था एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी में कौन सबसे बड़ा पावरफुल है। एग्जीक्यूटिव पावरफुल है कि यानी कि सरकार पावरफुल है कि कोर्ट पावरफुल है। सरकार का मतलब था उस समय इंदिरा गांधी, ठीक है। अब इंदिरा गांधी चाहती थी कि जो भी वो उसका अपना कार्यक्रम है और वो चलाए, और अगर संविधान इसमें रोड़ा अटका रहे हैं तो इस संविधान को संशोधन किया जाए, ठीक है। इसीलिए उसने कई ऐसे कानून बनाए जिसमें फंडामेंटल राइट्स का जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको हटाया उसने फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। अब ये क्यों हटाया गया समझिए। हम लोग पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया। देखिए, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं, वो दो तरह के राइट्स होते हैं आपके पास। एक होते हैं लीगल राइट्स, एक होता है फंडामेंटल राइट्स। लीगल राइट है मतलब कोई कानून आपको कोई हक दिया गया है, ठीक है। अब जो हक दिया गया है, कानून बनाया गया, तो सरकार उस पर बहुत आसानी से हेर फेर कर सकती है, कम ज़्यादा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई कहने वाला नहीं। लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स का जब आप इसमें छेड़छाड़ करोगे, कुछ कम ज़्यादा करोगे, तो इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसमें स्पेशल आपको अमेंडमेंट करना पड़ता है स्पेशल तरीके से। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 2/3 मतों से आपको बिल पास कराना पड़ता है। 2/3 मत, यानी कि ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने किया और विपक्ष खड़ा हो गया एक साथ, वो बिल पास नहीं होने देगा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को में ये दिक्कत होती है कि बहुत मुश्किल होता है कि इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करना। लेकिन जब देखा इंदिरा गांधी ने कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये उनके विकास कार्यक्रम में दिक्कत कर रहा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी की बात की है। अब प्रॉपर्टी का मतलब ज़मीन होता है। अब ज़मीन, अब हमें पुल बनाना है, अब पुल जो बनाना है उसके लिए ज़मीन चाहिए। ज़मीन किसी किसान के पास है, किसान ज़मीन दे नहीं रहा है, ठीक है। तब क्या होगा? तब सरकार अगर जोर जबरदस्ती करेगा तो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ बोलता है कि मेरे में फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तब वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो मना कर देती है, सरकार आप जो है ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो यही सब जो चीज़ें थी, इसीलिए ही जो सुप्रीम सरकार ने आर्टिकल 31 को ख़त्म किया, बोला फंडामेंटल राइट्स नहीं लीगल राइट्स है। मतलब 31 से हटा के 300 कर दिया, 300A कर दिया इसको, ठीक है, कि कानून है, संविधान का है, लेकिन ये लीगल, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। अब यही सब जो मसला था, इस पर डिस्कशन किया जा रहा था इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब कोर्ट ने डिसाइड क्या किया? कोर्ट ने 68 डेज़ में 13 लोगों ने, 13 जजों ने माथापच्ची की और फिर डिसाइड किया कि फंडामेंटल राइट्स जो है कांट बी टेकन अवे बाय अमेंडमेंट। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है भैया, वो अमेंडमेंट करके उसको ले नहीं सकते हो आप। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको बेसिक स्ट्रक्चर को मानना पड़ेगा। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप संशोधन करके नहीं ले सकते, उसको तो रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। और यहीं से वर्ड आया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से आया कि कुछ हिस्से हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसका आप संशोधन नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। आपको कुछ बातों रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, कोर्ट ने बोला कि जो रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी था उसको मान लिया भाई, ये बोला कि ठीक है, ये बोला कि प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स से हटाए गए हैं, उसको उन्होंने मान लिया कि ठीक है, आप ये सही है। लेकिन उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स में आप इस चीज़ को हनन नहीं कर सकते, इसी का हनन नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स से प्रॉपर्टी की राइट ऑफ प्रॉपर्टी हटाया गया, ये हम अलाउ करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं कि पहला क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको आप अमेंडमेंट करके आप ऐसे नहीं ले सकते, कुछ चीज़ों पे यानी बेसिक स्ट्रक्चर पे आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत बात कर ली बेसिक स्ट्रक्चर की, लेकिन होता क्या? देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर का जो ओरिजिन है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का है। 1917-18 में आपका वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, 1918 में। और जर्मनी हार पर जर्मनी वीमर संविधान आता है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन आता है। और वो लोग क्या करते हैं, एक संविधान बनाते हैं और एक प्रावधान रखते हैं इसके अंदर कि अगर कोई सरकार को इस संविधान के अंदर कुछ अमेंडमेंट करने होंगे, ठीक है, तो वो 2/3 वोटों के साथ, यानी जितने मेंबर हैं 2/3 वोटों के साथ इसके अंदर संशोधन कर सकता है। ये वीमर ने बोला था, यानी कि जो 1918 का जो जर्मनी का वो था पार्लियामेंट था, उसने अलाउ किया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, आप हर चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ा करो, ठीक है। अब जब हिटलर आया 1930 इसके आसपास, वैसे 20-22 के अंदर स्टार्ट हो गया था हिटलर का आना, लेकिन 1930 में जब वो और स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसने क्या किया, इस लॉ को
कि 2/3 मतों के साथ आप किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकते हो। हिटलर ने अपनी मर्ज़ी से अमेंडमेंट करना शुरू किया, ठीक है? और पार्लियामेंट को अपने गिरफ्त में रख लिया और अपने हिसाब से जो संविधान था उसके अंदर अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया। वहाँ से जब विवाद स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे बोला गया कि भाई ठीक है, आप अमेंडमेंट चाहे जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन कुछ बेसिक लॉ होते हैं उनको आप नहीं छेड़ सकते। कुछ बेसिक लॉ होते हैं जिनको आप नहीं छेड़ सकते। यही बेसिक लॉ बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बने जो हिंदुस्तान में, और जिनको बोला गया कि भाई ये चीज़ें हैं जिसको आप, ये हिंदुस्तान में टिका हुआ है। वो क्या चीज़ें हैं वह कहीं मेंशन नहीं, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इसको माना जाता है जैसे डेमोक्रेसी हमारे देश का बेसिक है। ये मतलब इंडिया का मतलब डेमोक्रेसी है, ठीक है? सेकुलरिज्म, ठीक है? बात करें फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है। आप डेमोक्रेसी के बिना हिंदुस्तान को नहीं सोच सकते, आप सेकुलरिज्म के बिना हिंदुस्तान को नहीं सोच सकते, आप फंडामेंटल राइट्स के बिना हिंदुस्तान को नहीं सोच सकते, आप जुडिशियल रिव्यू के बिना हिंदुस्तान को नहीं सोच सकते। तो ऐसी चीज़ें जिसके बिना आप हिंदुस्तान के बारे में सोच नहीं सकते, तो उसका तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं हो सकता। बाकी कुछ करो, छेड़छाड़ करो, लेकिन बेसिक लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर पे तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये कुछ बातें थी बेसिक स्ट्रक्चर की। लेकिन चलिए भाई, इतना बड़ा बवाल हुआ, उसका हुआ क्या बाद में? भाई केशवानंद भारती केस हार गए। केशवानंद जो थे वो केस हार गए और उनको अपनी मठ की ज़मीन देनी पड़ी, ठीक है? वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट दिए, लगभग 11 जजमेंट दिए थे इसके अंदर। अंत में केशवानंद भारती केस हारे। लेकिन एक कुछ और भी हुआ इसमें, जैसे आपने कहा, देखा कि कोर्ट ने ये बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो फॉलो करना पड़ेगा, उसके बिना चल नहीं पाएंगे। पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी आप कर दो, कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। जुडिशियल रिव्यू होना ही पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने कोई कानून बनाया उसका सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं होगा, करना पड़ेगा। वहाँ सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि आपने जो किया है वो संविधान के हिसाब से किया कि नहीं किया। अगर उसको लगेगा संविधान के हिसाब से नहीं किया तो वो रद्द कर देगा, ठीक है? आप इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री, तो उनका तो दिमाग बहुत ख़राब, उनका दिमाग ख़राब हो गया। और हुआ क्या कि इसमें जो 3 जज थे, JM सीलहट, AN ग्रोवर और KS हेगड़े, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ, यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ तो नहीं, यानी कि इस जजमेंट में इनके खिलाफ, सो कॉल्ड इंदिरा गांधी के खिलाफ वोट दिया। इंदिरा गांधी ने भाई साहब उनको तो निकाल दिया। निकाल क्या दिया? हुआ क्या कि CJI, चीफ जस्टिस, उस समय जो CJI थे वो थे जस्टिस सीकरी, और जस्टिस सीकरी के बाद सीलहट आने थे, उसके बाद ग्रोवर आने थे, उसके बाद हेगड़े आने थे। मतलब फर्स्ट नंबर पे सीकरी थे। सीकरी जिस दिन सीकरी गए, केशवानंद भारती केस के बाद तुरंत चले गए थे, ठीक है? सीकरी के बाद आए थे सीलहट, फिर ग्रोवर, फिर हेगड़े। ये 3-4 लोग नंबर 1 2 3 4 पे थे। अब जब सीकरी गए तो आपको सीलहट बनना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन इंदिरा गांधी जो कि बहुत नाराज़ थी इन लोगों से, सीलहट, ग्रोवर और हेगड़े से, तो उन्होंने तीनों को हटा के 5वें नंबर पे जो बंदा था AN रे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के सपोर्ट में वोट डाला था, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया भाई, अपॉइंट कर दिया, ठीक है? तो ये फॉल आउट थे। ये आप देखोगे कितना चीज़ें बदली हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आया। इंदिरा गांधी ने 3 जजों को हटा के 4थे जज जो था वो जो हायरार्की में उसको ऊपर ला दिया, ठीक है? जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको हटा के, वो फंडामेंटल राइट से हटा के सीधे पहुंचा दिया आपको आर्टिकल नंबर 300A में। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो केशवानंद भारती जिनका देहांत हुआ है, वो भले ही उनका देह ख़त्म हो गया, लेकिन वो जब तक हिंदुस्तान का संविधान है, केशवानंद भारती केस हमेशा अजर अमर रहेगा, क्योंकि इसने बहुत कुछ चेंज कर दिया। बहुत कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट की पावर को कंट्रोल किया। बोला पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर यानी कुछ चीज़ों को तो फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा इसका मतलब नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।